हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति वर्मा आपके अपने स्टडी चैनल एडवांस लर्निंग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में। आपने सुना होगा कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, जो कि मैसूर के उस समय के सुल्तानों या राजाओं के साथ अंग्रेज़ों के युद्ध हुए थे। फ्रेंड, जब हम मैसूर की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मैसूर है कहाँ। तो मैसूर जो है वो कर्नाटका की एक जगह है। ये थोड़ा समुद्र के आसपास का क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ पे ना देखा जाए तो राजनीतिक तौर पे ये एक महत्वपूर्ण जगह थी उस समय कर्नाटक की। तो अंग्रेज इस पे कब्जा करना चाहते थे। तो दोस्तों, पढ़ते हैं मैसूर आंग्ल युद्धों के बारे में। तो दोस्तों, आंग्ल मैसूर युद्ध भारत में ब्रिटिश एवं मैसूर के शासकों के मध्य 4 सैन्य टकरावों की एक श्रृंखला थी। क्या था कि मैसूर के जो शासक थे, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैसूर के शासकों और अंग्रेज़ों के बीच जो सैन्य टकराव हुए उनको हम आंग्ल मैसूर युद्धों के नाम से जानते हैं। और ये जो टकराव थे वो 4 बार हुए, इसीलिए हम इनको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1767 से 69 के बीच हुआ। इस युद्ध की पृष्ठभूमि वर्ष 1612 में वाडियार राजवंश के अंतर्गत मैसूर क्षेत्र में हिंदू राज्य के रूप में उभरा। मैसूर जो था वो एक हिंदू राज्य था, मतलब उस समय का वो राष्ट्र ही था। जैसे कि हमें पता है कि पहले छोटी छोटी रियासतें थी, लोग उनको अपना राज्य समझते थे। जो उनकी अधिकार क्षेत्र में आता था वो उनका राष्ट्र, उनका राज्य है, बाकी से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। बाकियों को वो अपना विरोधी या दुश्मन मानते थे। तो उसी तरह जो मैसूर क्षेत्र था वो एक हिंदू राज्य के रूप में उभर कर आया। किस वंश के अंतर्गत? वाडियार राजवंश। और वर्ष 1612 चिक्का कृष्ण राज वाडियार द्वितीय ने वर्ष 1734 से वर्ष 1766 तक शासन किया। मतलब जो इसके महान शासक कहते हैं ना कि हम किसी एक प्रसिद्ध शासक को उस वंश का या उस राजवंश का महत्वपूर्ण मान लेते हैं, तो उसी के बारे में हम ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो वाडियार राजवंश का जो महत्वपूर्ण शासक था वो था चिक्का कृष्ण राज वाडियार। हैदर अली जो वाडिया राजवंश की सेना में एक सैनिक के रूप में नियुक्त किया गया था, अपनी महान प्रशासनिक कौशल एवं सैन्य रणनीति के बल पर मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। हैदर अली ने क्या किया, वहाँ जो चिक्का कृष्ण राज वाडियार द्वितीय था उनको हरा दिया, या मतलब उनको उस व्यक्ति के अंदर इतनी ज़्यादा वो थी प्रशासनिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज पाकिस्तान के अंदर जैसे बार बार तख्ता पलट होता है, सेना वहाँ पे शासन में आ जाती है, उसी तरह क्या हुआ, हैदर अली ने क्या किया, वाडियार को हराकर वाडियार राजवंश को ख़त्म करके वहाँ पे अपना शासन जमा लिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य बन गया। मालाबार तट के समुद्र व्यापार पर हैदर अली के नियंत्रण के साथ मैसूर की फ्रांसीसियों से निकटता ने अंग्रेजों के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक हितों तथा मद्रास पर उनके नियंत्रण को खतरे में डाल दिया। हैदर अली जो था वो फ्रांसीसियों के बहुत निकट था, उनसे उसकी मित्रता थी, और इस निकटता से अंग्रेज जल रहे थे क्योंकि उनकी हानि हो रही थी। जो हैदर अली था वो अपने उस पतन से कोई भी व्यापार है वो फ्रांसीसियों को करने दे रहा था, बट अंग्रेजों के साथ उसकी नहीं बन रही थी। बंगाल के नवाब के साथ बक्सर के युद्ध में अपनी सफलता के बाद अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, और निजाम, जिसके पहले से ही मराठों के साथ मतभेद थे कि हैदर अली से रक्षा करने के लिए निजाम उत्तरी सरकार तट अंग्रेजों को सौंपने के लिए राजी हो गया। आपको पता है कि बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल का जो शासक था वो हार गया था, और अंग्रेजों ने क्या किया था, फिर एक सहायक संधि का निर्माण किया था।
हैदराबाद के निज़ाम के साथ भी उसने संधि कर ली थी, बट जो हैदराबाद का निज़ाम था उसकी किसके साथ नहीं बन रही थी, जो हैदर अली था या मराठा जो लोग थे उनके साथ उनकी कोई अच्छी साझ नहीं थी, तो उसने अंग्रेज़ों को कहा कि वो उसकी रक्षा करेंगे हैदर अली से। तो क्या हुआ, हैदर अली के विरुद्ध हैदराबाद का निज़ाम मराठा एवं एकजुट बंगाल के नवाब के साथ जो बक्सर का युद्ध था उसमें अंग्रेज जीत गए। उसके बाद क्या होता है, हैदर अली के विरुद्ध हैदराबाद का निज़ाम मराठा एवं अंग्रेज एकजुट हो जाते हैं। हैदर अली को हराने के लिए तीन जो शक्तियां थी वो एक साथ आ गई थी, हैदराबाद का निज़ाम, मराठा और अंग्रेज। इन तीनों ने मिलकर हैदर अली के विरुद्ध युद्ध किया। हैदर अली ने कूटनीतिक रूप से मराठों को तटस्थ कर दिया, निज़ाम को आरकोट के नवाब के विरुद्ध अपने सहयोगी के रूप में परिवर्तित कर लिया। मतलब क्या किया कि हैदर अली ने मराठों और नवाब दोनों की कमज़ोर कड़ियों को पकड़ा और उन पे क्या किया, मतलब कहते हैं ना कि हमारी जहाँ कमज़ोर कड़ी होती है वहाँ हम दब जाते हैं, तो मराठा और जो नवाब था उनकी हैदर अली ने कमज़ोर कड़ी को पकड़ लिया और उनको दबा लिया, मीन्स अपने पक्ष में कर लिया। बट रह गए कौन, अंग्रेज़। अब जो युद्ध होता है वो अंग्रेज़ों के साथ हुआ, पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर हैदर अली कौन था। हैदर अली एक अज्ञात परिवार में जन्मे। हैदर अली जिनका जन्म 1721 से 1782, मतलब जन्म जो है वो 1721 में हुआ और मृत्यु 1782 में हुई, ने अपने सैन्य जीवन की शुरुआत राजा चिक्का कृष्णराज वाडियार की सेना, मैसूर सेना में घुड़सवार के रूप में की। मीन्स पता चल गया कि वो सेना में घुड़सवार था हैदर अली, जिसकी मतलब जन्म के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। वो अशिक्षित था परंतु बुद्धिजीवी और कूटनीतिक रूप से सैन्य में कुशल था। वह वर्ष 1761 में मैसूर का वास्तविक शासक बना। ये इम्पोर्टेंट बात है कि हैदर अली जो शासक कब बना था वो 1761 में बना था। उसने फ्रांसीसी सेना की सहायता से अपनी सेना में पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षण शुरुआत किया। मीन्स जैसे कि पाश्चात्य जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो सैन्य प्रशासन था कि जैसे वहाँ युद्ध लड़ा जाता था, उसने भी उसने भारत के अंदर क्या किया, वैसे ही अपनी सेना को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया जैसे अंग्रेजों को दिया जाता था वैसा। वर्ष 1761 में मैसूर का वास्तविक शासक बना एवं उसने फ्रांसीसी सेना की सहायता से अपनी सेना में पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षण की शुरुआत की। अपने उत्कृष्ट सैन्य कौशल के साथ उसने निज़ाम की सेना एवं मराठों को पराजित कर दिया। वर्ष 1761-63 में डोडा, बल्लापुर, सेरा, बैदनूर व होसकोटे पर कब्जा कर लिया तथा समस्याएं उत्पन्न करने वाले दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु के जो पॉलीगर थे उनको भी अपने अधीन कर लिया। विजयनगर साम्राज्य के समय ही दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में पॉलीमरों तथा पलक्कड़ों को सैन्य प्रमुख एवं संचालकों के रूप में नियुक्त किया जाता था। वे काश्तकार से कर वसूलते थे। अपनी पराजय से उभरते हुए माधव राव के अधीन मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। वर्ष 1764, 1766, 1771 में हैदर अली को पराजित किया। माधव राव के अधीन मराठों ने क्या किया, मैसूर पे आक्रमण किया था। 3 बार किया इन्होंने, 1764 में, 1766 में और 1771 में, और हैदर अली को इन तीनों में उसने हरा दिया था। शांति स्थापित करने के लिए हैदर अली ने उन्हें बड़ी रकम चुकानी पड़ी, लेकिन 1772 में माधव राव की मृत्यु के बाद हैदर अली ने 1774-76 के दौरान कई मराठों पर आक्रमण किया और उनके नए क्षेत्रों पर कब्जा करके उनको अपने क्षेत्र में मिला लिया और अपनी जो हार थी, पराजय थी, उसका भी बदला लिया था हैदर अली ने। तो युद्ध का क्या परिणाम हुआ? युद्ध का परिणाम क्या हुआ? युद्ध बिना किसी परिणाम के 1.5 वर्ष तक जारी रहा। कोई परिणाम नहीं निकला, पर वो 1.5 साल तक चलता रहा। हैदर अली ने अपनी रणनीति परिवर्तित की, अचानक मद्रास पर आक्रमण कर दिया, जिससे मद्रास में अर्थव्यवस्था और दहशत फैल गई, अव्यवस्था फैल गई वहाँ पे। इसकी वजह से अंग्रेज हैदर के साथ 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के लिए विवश हो गए। इस संधि में कैदियों और विजित क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ। किसी अन्य राजा द्वारा आक्रमण किए जाने की स्थिति में हैदर अली को अंग्रेजों से सहायता प्रदान करने का वादा मिला।
तो फ्रेंड्स जो पहला मैसूर युद्ध था वो मराठों और हैदर अली के बीच हुआ था, ठीक है। इसको प्रथम जो है मैसूर आंगल युद्ध कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेज भी इसमें शामिल थे कहीं ना कहीं। दूसरा द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84। देखो 4 साल इनके युद्ध चले हैं पर कोई परिणाम नहीं निकला। पृष्ठभूमि 1771 में जब मराठा सेना ने मैसूर पर आक्रमण किया तब अंग्रेज मद्रास की संधि का पालन करने में विफल रहे। हैदर अली ने उन पर विश्वास भंग करने का आरोप लगाया। इसके अलावा हैदर अली ने सेना की बंदूकों, शोरा एवं सीसा की आवश्यकताओं को पूरा करने के मामले में फ्रांसीसियों को अधिक साधन संपन्न बनाया। नतीजतन उसने मालाबार तट पर फ्रांसीसियों के अधिकृत क्षेत्र माहे के माध्यम से मैसूर में फ्रांसीसी युद्ध सामग्री का आयात शुरू कर दिया। मतलब फ्रांस से जो था सैन्य चीज़ें मंगवाने लग गया, वहाँ से युद्ध की सामग्री वो मंगाने लग गया। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि फ्रांस और जो हैदर अली है उनके बीच मित्रता बढ़ रही है, उनके संबंध अच्छे हो रहे हैं, तो इससे उनकी चिंताएं बढ़ गई। अंग्रेज़ों ने माहे को अपने अधिकार में लेने के प्रयास किया और हैदर अली के संरक्षण में था, जो कि उस टाइम किसके पास था? हैदर अली के पास था। युद्ध का परिणाम क्या हुआ? हैदर अली ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध मराठों एवं निज़ाम के साथ गठबंधन किया। उसने कर्नाटक पर आक्रमण किया और आरकोट पर कब्जा कर लिया तथा 1781 में कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। मेन बात इसमें ये रही कि 7 दिसंबर 1782 को कैंसर के कारण हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और उसका एक बेटा था टीपू सुल्तान, जो ने बिना किसी सकारात्मक परिणाम के 1 वर्ष तक युद्ध को जारी रखा। युद्ध 4 साल चला था। जो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध था वो 4 साल चला, 1780 से 1784 के बीच में। 1782 के अंदर जो हैदर अली है उसकी मृत्यु हो गई। हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, उसने फिर इस युद्ध को जारी रखा। 7 दिसंबर 1782 यानी कि पूरा साल कंप्लीट हो गया था। 1783 चलने वाला था, 83 आने वाला था। तो 83 से 84 के बीच में जो युद्ध था वो किसने लड़ा? टीपू सुल्तान ने लड़ा। एक अनिर्णायक युद्ध से तंग आकर दोनों पक्षों ने शांति का विकल्प चुना। मैंगलोर की संधि 17 जो मार्च 1784 में हुई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंगलोर की संधि 1784 में हुई। किसके बीच हुई? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुई। इस पे दोनों ही जो पक्ष थे वो एक दूसरे को जीते हुए क्षेत्र उन्होंने वापस कर दिए। अब टीपू सुल्तान कौन था? हैदर अली के बारे में जैसे हमने बात करी, हमें टीपू सुल्तान के बारे में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि टीपू सुल्तान मैसूर का एक महान शासक हुआ है और इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने पहली बार विस्फोटक सामग्री का भारत में प्रयोग भी किया है। टीपू सुल्तान का जन्म नवंबर 1750 में हुआ। वह हैदर अली का पुत्र था और एक महान योद्धा था जिसे मैसूर टाइगर के नाम से जाना जाता है। मैसूर टाइगर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है, जो कि हैदर अली का बेटा था। वह उच्च शिक्षित तथा अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू भाषा में पारंगत था, जबकि उसके पिता अशिक्षित थे और उसे बहुत सारी भाषाएं आती थीं। टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली की तरह एक कुशल सैन्य बल के उत्थान का रखरखाव अधिक ध्यान दिया। उसने अपनी सेना को यूरोपीय मॉडल के आधार पर गठित किया। फारसी वर्ड्स ऑफ कमांड के साथ उसने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का गठन किया। टीपू नौसेना बल के महत्व के बारे में भली भांति अवगत था। मतलब उसने बहुत सारी नौसेना मतलब अपनी जल सेना भी उसने तैयार कर रखी थी। टीपू लोकतंत्र प्रेमी और एक महान लोकतंत्र के प्रेमी होने की वजह से उसने क्या किया? 1797 में जैकोबियन क्लब की स्थापना की। इसके लिए जो श्रीरंगपट्टनम था वहाँ पर फ्रांसीसी सेना ने इसकी मदद की थी। टीपू स्वयं जैकोबियन क्लब का सदस्य बन गया और उसने स्वयं को नागरिक टीपू कहलवाया। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया।
अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 में हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों के मध्य विवादों को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मतलब जो हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसके अंदर जो भी रिजल्ट्स निकले वो संतोषजनक नहीं थे, तो ना टीपू उससे संतुष्ट था ना अंग्रेज उससे संतुष्ट थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तब शुरू हुआ जब टीपू ने अंग्रेजों के एक सहयोगी त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काली मिर्च का एकमात्र स्रोत था। त्रावणकोर ने कोचीन राज्य में डचों से जलकोटल एवं कन्नानौर खरीदा था। टीपू की एक जागीरदारी थी, उसने त्रावणकोर के कृत्य को अपने संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन माना। युद्ध के परिणाम क्या रहे? अंग्रेजों ने त्रावणकोर के साथ मैसूर पर आक्रमण कर दिया। टीपू की बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या रखने वाले निज़ाम एवं मराठा अंग्रेजों से मिल गए। देखिए तीसरे युद्ध में भी क्या हुआ, जो उसके जैसे पहले वाले में थे हैदर अली के जो दुश्मन थे वो अब भी टीपू सुल्तान के भी दुश्मन बने हुए थे, क्योंकि उनको मैसूर चाहिए था। 1790 में टीपू सुल्तान ने जनरल मेडोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को हराया। तो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसके अंदर जो जनरल था वो मेडोज था अंग्रेजों की तरफ से, और टीपू सुल्तान था मैसूर की तरफ से। तो ये युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और जनरल मेडोज के नेतृत्व में। 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नेतृत्व संभाला और बड़े सैन्य बल के साथ एम्बूर और वेल्लोर होते हुए बेंगलोर तथा वहां से श्रीपट्टनम तक पहुंचा। देखिए जब मेडोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना हार गई तब कौन आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस आया। तो उस समय जो जनरल था वो मेडोज था और जो लॉर्ड था वहाँ का जनरल जिसको बोलेंगे आप वो कॉर्नवालिस था। इस वर्ष 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। जो दूसरा हमारा युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध था वो मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ, और जो तीसरा हुआ वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म हुआ। अब है चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध 1799 में जो हुआ। पृष्ठभूमि 1792-99 की अवधि के दौरान अंग्रेजों और टीपू सुल्तान दोनों ने अपनी क्षतिपूर्ति का प्रयास किया। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि के समस्त शर्तों को पूर्ण किया और अपने पुत्रों को मुक्त करा दिया। वर्ष 1796 में वाडियार वंश के हिंदू शासक की मृत्यु हो गई तो टीपू ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और पिछले युद्ध में अपनी अपमानजनक पराजय का बदला लेने का निर्णय लिया। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली को सर जॉन शोर के पश्चात नया गवर्नर जनरल बनाया गया। तो जो चौथे युद्ध में गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेलेस्ली, और तीसरे में जो थे सर जॉन शोर थे। फ्रांस के साथ टीपू के बढ़ते संबंधों के कारण वेलेस्ली की चिंता बढ़ गई। टीपू सुल्तान के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करने के उद्देश्य से उसे सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से उसे अपने अधीन विवश किया गया। टीपू पर विश्वासघात के इरादे से अरब, अफगानिस्तान एवं फ्रांसीसी द्वीप मॉरिशस और वर्साय में गुप्तचर भेजकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। टीपू ने वेलेस्ली संतुष्ट नहीं हुआ और इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। सहायक संधि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की। इसके तहत सहयोगी भारतीय शासक राज्य के शासक को शत्रुओं के विरुद्ध अंग्रेजों से सुरक्षा प्राप्त करने के बदले ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए आर्थिक रूप से भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया था। इस संबंध में शासक के दरबार ने एक ब्रिटिश रेजिडेंस की नियुक्ति का प्रावधान किया, जो शासक को अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी भी यूरोपीय को उसकी सेवा में नियुक्त करने के लिए प्रतिबंधित करता था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय जो था वो भारतीय शासक हैदराबाद का निज़ाम था। कभी कभी वार्षिक रूप से आर्थिक भुगतान की बजाय अपने क्षेत्र का हिस्सा सौंप दिया जाता था। सहायक संधि करने वाले देशी राजा
अथवा शासक किसी अन्य राजा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने या अंग्रेजों की सहमति के बिना समझौते करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। मतलब उन पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाता था इस सहायक संधि के दौरान। सहायक संधि राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति थी, लेकिन इसका पालन अंग्रेजों ने कभी नहीं किया। मनमाने ढंग से निर्धारित एवं भारी भरकम आर्थिक भुगतान ने राज्य की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया और राज्यों के लोगों को गरीब बना दिया। वहीं ब्रिटिश अब भारतीय राज्यों के व्यय पर एक बड़ी सेना रख सकते थे। वे संरक्षित सहयोगी रक्षा एवं विदेशी संबंधों को नियंत्रित करते तथा उनकी भूमि पर शक्तिशाली सैन्य बल की तैनाती करते थे। मतलब जो सहायक संधि थी वो आपको समझ आ गई कि क्या थी। सहायक संधि का मतलब था कि अंग्रेज एक राजा से उस संधि पे हस्ताक्षर करवा लेते थे। जो मान लीजिए कि जो पहले शासक थे वो हैदराबाद का निज़ाम था, उसने जैसे ही सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए उसने क्या किया, एक तो उसको अंग्रेजों की सेना को मतलब उसका पूरा रखरखाव करना होगा, जो उनकी ज़रूरतें होंगी वो पूरी करनी होगी अंग्रेजों की, और साथ में जो कर था वो भी लेते थे वो। मतलब राजा ने कोई भी हिस्सा उनको दे दिया जाता था, उससे वो कर इकट्ठा करके अपनी सेना का रखरखाव करने के लिए थे। और उन्होंने क्या किया, इस सहायक संधि के अंतर्गत ये लिखा था कि वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परंतु अंग्रेजों ने क्या किया, वो हमेशा उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। एक राजा को दूसरे राजा से लड़वा देते थे, और कोई भी वो जो राजा था जो सहायक संधि को मान लेता था उसको क्या करना होता था, कोई भी निर्णय लेने से पहले अंग्रेजों से सहमति लेनी पड़ती थी। 17 अप्रैल 1799 को युद्ध शुरू हुआ और 4 मई 1799 को उसके पतन के साथ युद्ध समाप्त हो गया। टीपू को पहले ब्रिटिश जनरल स्टुअर्ट ने पराजित किया एवं फिर जनरल हैरिस ने। लॉर्ड वेलेस्ली के भाई आर्थर वेलेस्ली ने भी युद्ध में भाग लिया। मराठों और निज़ाम ने पुनः अंग्रेजों को सहायता की, क्योंकि मराठों और टीपू के राज्य का आधा भाग देने का वादा किया था एवं निज़ाम पहले ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर चुका था। टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया एवं उसके सभी खजाने अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिए गए। अंग्रेजों ने मैसूर के पूर्व हिंदू शाही परिवार के एक व्यक्ति को महाराजा के रूप में चुना एवं उस पर सहायक संधि आरोपित कर दी। मैसूर को अपने अधीन करने में अंग्रेजों को 32 वर्ष लग गए थे। दक्कन में फ्रांसीसी पुनः परिवर्तन का खतरा स्थायी रूप से समाप्त हो गया था। युद्ध के बाद का परिदृश्य, मतलब 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के बाद, मतलब टोटल 32 सालों के बाद जब अंग्रेजों को मैसूर प्राप्त हो गया तो उसका दृश्य कैसा था। लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर साम्राज्य के सूंदा हरपोनेली जिलों को मराठा को देने की पेशकश की, जिसे बाद में मना कर दिया गया। निज़ाम को गुटी गुर्रमकोंडा जिले दिए गए थे। अंग्रेजों ने कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम एवं श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। मैसूर का नया राज्य एक पुराने हिंदू राजवंश के कृष्णराज तृतीय वाडियार को सौंप दिया गया, जिसने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। दोस्तों, ये था 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। जो पहला मैसूर युद्ध था वो मैंने आपको बताया कि हैदर अली और जो निज़ाम थे, जो मराठा लोग थे, जो अंग्रेज़ थे, उनके बीच हुआ। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो भी हैदर अली और अंग्रेज़ों, और जिसमें कि मराठा और वो तब भी शामिल थे, उनके बीच हुआ और वो मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। तीसरा जो युद्ध था वो टीपू सुल्तान, मतलब स्टार्ट में तो हैदर अली थे परंतु बाद में टीपू सुल्तान आ जाता है। टीपू सुल्तान का और अंग्रेज़ों के बीच होता है, जो कि श्रीरंगपट्टनम जो संधि होती है उसके तहत समाप्त होता है। चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है दोस्तों, वो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। इसमें जो पहले जो लॉर्ड थे वेलेस्ली, उनके नेतृत्व में जो था टीपू सुल्तान को हरा दिया गया और श्रीरंगपट्टनम यानी कि पूरे के पूरे मैसूर पर कब्ज़ा कर लिया गया और वहाँ का जो दृश्य था पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। जो कृष्ण राज था, वाडियार तृतीय था, उसको फिर से शासक घोषित कर दिया गया और वहाँ पर सहायक संधि थोप दी गई। तो ये थे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करिए।
थैंक यू।